नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जानने की कोशिश की थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए एक इशू तो था ही, बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब आपके सामने चैलेंजेस हों तो आप उन चैलेंजेस को किस नज़रिए से देखते हैं। तो friends, as we saw in the previous video, that when we became independent we had a lot of challenges, but when you are confronted with challenges, what matters at that time is that what is your attitude with respect to those challenges. Because whenever human beings are confronted with a challenge, there is a general tendency that we tend to look at the challenges in a negative way. But was that the case of India when we became independent? That is what we are going to discuss in this video. तो दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने मिडनाइट पे एक स्पीच दिया और स्पीच देते हुए पूरे कंट्री को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। उन्होंने ये बोला कि नो डाउट देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं, हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उस समय इंडिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करी। हम लोगों ने दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के दौरान जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने चैलेंजेस को ग्लोरीफाई नहीं किया और उन्होंने उस समय ये बताया लोगों को कि देखिए चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों के पास एक पॉजिटिव सेंस ऑफ एनर्जी है। This is what makes the difference. That when you have challenges, there are two things you can do. You can either glorify the challenges, keep crying about them, कि see I have this problem, I have that problem. Or if you have challenges, you can look at those challenges in such a manner that you can think about it in a positive way, that fine, if life is giving me lemons, then what I am going to do is I am going to put it in a tequila and make it a shot. एंड दैट इज़ वट प्रिसाइसली वी डिड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी है। तो नेहरू जी ने एक चीज़ बोली अपने स्पीच में कि जितने भी चैलेंजेस हम लोगों को अब फेस करने पड़ेंगे, फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग वो सारे चैलेंजेस कलेक्टिवली फेस करेंगे। तो देयर वॉज अ कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर इन रिजॉल्विंग दीज चैलेंजेस। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट इस कारण से भी था क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था कि लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई हम लोग जो हैं एकदम बेहाल हो गए हैं, कि ब्रिटिशर्स अब सडनली छोड़ के चले गए हैं, तो एक टाइप ऑफ पावर वैक्यूम है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये फीलिंग दिलवाना कि देखिए चैलेंजेस को एकजुट होकर कलेक्टिवली रिजॉल्व करेंगे, वो एक सेंटीमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी था। तो इंडिपेंडेंस डे जब हमने सेलिब्रेट किया और जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राई टू डू वाज गिव द पीपल ऑफ आवर कंट्री अ सेंस ऑफ पॉजिटिव होप दैट कलेक्टिवली वी विल मिटिगेट दोज चैलेंजेस। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये बात समझाई भी है दोस्तों, कि कलेक्टिवली जब हम ये बात करते हैं कि भाई कलेक्टिवली हम लोगों को एक साथ होना है, दैट कलेक्टिवनेस टुगेदर इज़ समथिंग दैट ऑल्सो लेड डाउन द सीड्स फॉर सोशलिज्म, जो हम लोग एक तरीके से अडॉप्ट करने जा रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को कलेक्टिवली लाने में आसानी क्यों हुई। ये आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई चैलेंजेस इतने सारे हैं, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि भाई कलेक्टिवली लोगों को साथ लाओ। पर आप सोचेंगे कि भाई अगर इतने ही चैलेंजेस थे तो लोग कलेक्टिवली साथ आएंगे क्यों? आएंगे दोस्तों। दे विल कम टुगेदर कलेक्टिवली डिस्पाइट द चैलेंजेस। यू नो वाई? बिकॉज वी हैड अ कंसेंसस ऑन हाउ डू वी वॉन्ट टू एड्रेस दोज चैलेंजेस। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आप दोस्तों इस चीज़ को समझिए कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी हमारा एटीट्यूड ये था कि हम उन चैलेंजेस को कलेक्टिवली मिटिगेट करेंगे। पर उन चैलेंजेस को कलेक्टिवली मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान, जैसे जैसे कांग्रेस के सेशंस चलते गए, ये बात आप अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नॉलेज के तहत भी जानते हो कि उन चैलेंजेस को हमने एक तरीके से मिटिगेट किया विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरिंग कि हम एक कंसेंसस बनाए कि हमें स्ट्रैटेजी कैसी और कौन सी अपनानी है।
एंड दोस्तों क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी थी, और ये स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि जब हमें ये पता चल गया कि अच्छा अगर हमारे पास एक पॉलिटिकल गोल है तो हमें कैसे एड्रेस करना है, हमें ये पता चल गया अगर हमारे पास एक सोशल गोल है तो कैसे अचीव करना है, इकोनॉमिक गोल है तो कैसे अचीव करना है, तो जब हमने एक कंसेंसस बनाया, ये कंसेंसस की वजह से लोगों में एक होप था। और नेशनल मूवमेंट का दोस्तों सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि नेशनल मूवमेंट में या तो आप एक चीज़ ये कर सकते थे कि आप सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट का गेम खेलते, पर नेशनल मूवमेंट में हमने ये गेम नहीं खेला। द नेशनल मूवमेंट हैज़ टू बी सीन फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ डुअलिटी। द डुअलिटी हियर इज़ कि व्हेन वी वर हैविंग अ नेशनल मूवमेंट वी ट्राइड टू डू टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग वॉज दैट येस वी वर रनिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट दैट वॉज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट। पूरे नेशनल मूवमेंट में दोस्तों हमने ब्रिटिश के खिलाफ एक कैंपेन तो लड़ा, पर इस कैंपेन के साथ साथ हमने बहुत कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट के तहत अपने लोगों में एक तरीके से एक कंसेंसस डेवलप करा कि जब हम आज़ाद होंगे तो जो चैलेंजेस अपने पास होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, कि हम उन चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करेंगे। तो हमने चैलेंजेस को मिटिगेट करने से पहले चैलेंजेस को आर्टिकुलेट करना ज़रूरी है, और एक बार आप चैलेंज को आर्टिकुलेट कर लेते हैं तो फिर चैलेंज को मिटिगेट करने की स्ट्रैटेजी डेवलप करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। ये चीज़ हमारे साथ हुई दोस्तों नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो एक चीज़ तय थी कि वी हैड कंसेंसस ऑन हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट द चैलेंजेस, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट वी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर इंडिया में इंडिया के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपने पास मान लीजिए नहीं होता, तो शायद इंडिया वुड हैव बीन अ फेल्ड कंट्री एज सच। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज था। पॉलिटिकल चैलेंज में हमें डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना था कि हम एक तरीके से उसको सोसाइटी में डोमिनेंट बना पाए, और सिर्फ डोमिनेंट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि किसी तरीके से हम डेमोक्रेसी को लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो इसको मिटिगेट करके ये जो चैलेंज था कि भाई डेमोक्रेसी लोगों तक पहुंचाई कैसे जाएगी, इसके लिए हमारे पास एक वेल डिज़ाइंड प्लान ऑफ एक्शन था, जिसको अब हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में एक तरीके से एग्जीक्यूट किया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंटली अगर ब्रॉडली देखें दोस्तों तो इंश्योर करना सोशल इमेंसिपेशन ऑफ पीपल। सोशल इमेंसिपेशन ऑफ पीपल वाज वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंजेस, बिकॉज दोस्तों जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के तहत आप समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का एक तरीके से प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजनल हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब रूइन हो चुके थे। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इनको किस तरीके से रिवाइव करें, तो इसके रिवाइवल के लिए हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन फिर से रेडी था। तो सोशल इमेंसिपेशन के लिए जिसमें इकोनॉमिक गोल्स थे, बट इंडिया को एक चीज़ ये समझ आ गई दोस्तों कि इंडिपेंडेंस के बाद सोशल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी आएगी जब हम एक तरीके से सोशल जस्टिस इंश्योर करेंगे। तो इंश्योरिंग सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, और ये डायमेंशन को इन्फोर्स करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन हम लोगों ने फिर बना लिया था। तो एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन्स को ये भरोसा दिलाया कि देखिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और ये आत्मनिर्भर इसलिए बनेंगे क्योंकि आत्मनिर्भर बनने से हम कलेक्टिवली लोगों को एक साथ ला सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ सकते हैं, और सबका कंट्रीब्यूशन लेके एक वेल बीइंग की तरफ सोसाइटी को ले जा सकते हैं। आज की डेट में भी आप देखते हैं कि जब से कोविड पैंडेमिक आया, इंडिया ने एक थ्रस्ट लगाया आत्मनिर्भर भारत स्ट्रैटेजी पे। देखिए दोस्तों, अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें कि 1947 में आत्मनिर्भर भारत और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में आत्मनिर्भर भारत स्ट्रैटेजी इंडिया की डिफरेंस क्या था, बहुत साधारण सी चीज़ है।
that when we became independent, at that time we were to start from scratch. हमें स्क्रैच से शुरुआत करनी थी, सेल्फ रिलायंट बनना था हर एक सेगमेंट में, और वो इसलिए बनना था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बनना था ताकि हम किसी पे इस लेवल के डिपेंडेंट ना हो जाएं कि उस लेवल ऑफ डिपेंडेंसी के कारण कल को दूसरी कंट्री हमारा कॉलोनाइजेशन कर पाए. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो लेटर, जो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि वाई डिड इंडिया गो फॉर नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी. आप ध्यान से समझिए दोस्तों इस चीज़ को कि व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, द रीज़न वाई वी वॉन्टेड टू बिकम सेल्फ रिलायंट वॉज नॉट दैट जस्ट बिकॉज इट वॉज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, but one of the important reasons why we wanted to become self-reliant was because we never wanted anyone to colonize us again. अगर आप आत्मनिर्भर उस समय बनेंगे तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना. और हम इंडिया में पिछले 150 साल के ब्रिटिश के एक्सपीरियंस से ये समझ चुके थे कि हमारा कॉलोनाइजेशन अगर आज की डेट में हमें रोकना है दोबारा अपने आप को किसी और के थ्रू कॉलोनाइज होते हुए, तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम एक तरीके से आत्मनिर्भर बने. अब दोस्तों इस आत्मनिर्भरता में जो हमने 1947 में अपनाई और ये आत्मनिर्भरता जो हमने पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में अपनाई, इसमें क्या अंतर है दोस्तों. ग्लोबलाइजेशन जब हुआ 1990s के बाद, तो वर्ल्ड एक इंटीग्रेटेड विलेज बन गया. इस इंटीग्रेटेड विलेज में ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऐसे बन गए कि वर्ल्ड की कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गई. लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से जब सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए, तो उस डिसरप्शन के बाद लोगों को ये समझ आया कि भाई कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग निर्भर थे कि ये हमें ग्लोबलाइजेशन के तहत, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड विलेज के तहत हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर देगी. पर कई वो ऐसी कंट्रीज़ थीं जिन्होंने जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ तो उसके बाद डिसाइड किया अपने आप कि अच्छा इस कंट्री को मैं वो प्रोडक्ट दे देता हूँ जो ये मेरे से ले रहा था, लेकिन इस कंट्री को मैं वो प्रोडक्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये कंट्री मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करती. आप समझ रहे हैं, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ. दोस्तों जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो चाइनीज़ इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर टेरिटोरियल साइज़, लॉन्ग टर्म विजन, पॉलिटिकल विजन, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की वजह से वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी सप्लायर बन गई. बहुत सारी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में दोस्तों जो चाइना की सप्लाईज से निर्भर हो गई. वर्ल्ड बड़ा कंफर्टेबल चल रहा था बिकॉज चाइना की तरफ से सप्लाईज आ रही थी. कंट्रीज़ उन सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके अपने यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे थे. पर समस्या ये हुई कि जब पैंडेमिक आया, जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ क्योंकि वर्ल्ड में एक लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कंट्रियों में बड़ी खलबली मची क्योंकि जब लॉकडाउन्स हटने लगे तो कंट्रियों ने प्रोडक्शन चालू करी, और जब प्रोडक्शन चालू करी तो कंट्रियों को ये समझ आया कि भाई, उन्होंने जाके चाइना को बोला कि भाई अब आप हमारे को सप्लाई करना शुरू कीजिए जो पहले कर रहे थे. पर चाइना ने उस समय ऐसी हरकत करी कि जिसकी वजह से वर्ल्ड का ट्रस्ट चाइना पे टूट गया. चाइना ने जब वर्ल्ड का लॉकडाउन ग्रेजुअली लिफ्ट होने लगा, उस समय चाइना ने लोगों को ये बोलना शुरू करा कि भाई अच्छा तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए हम देते हैं, लेकिन तुम्हें ना 6 महीने बाद मिलेगा. उसने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई मैं 6 महीने बाद दूंगा? उसने उस कंट्री का व्यवहार देखा कि ये कंट्री मेरे खिलाफ पैंडेमिक में क्या बोल रही थी. दोस्तों कोविड का ओरिजिन चाइना से हुआ. जब कोविड का ओरिजिन चाइना से हुआ, पूरे संसार में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, डेथ हुई, तो ऑब्वियस ही बात है कि वर्ल्ड बड़ा क्रिटिकल था चाइना को लेके, और वर्ल्ड चाहता था कि चाइना से इस तरीके की पॉजिटिविटी आए कि कम से कम वो ग्लोबल लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन करवाए कोविड के ओरिजिन पे. पर आज हम जानते हैं कि कोविड के ओरिजिन पे कोई डिस्कशन नहीं हुई चाइना की तरफ से. और कई कंट्रीज़ जो क्रिटिकल थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत क्रिटिकल कंट्री थी. ऑस्ट्रेलिया ने बोला था चाइना को कि भाई आप कोविड के ओरिजिन पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए. अब जैसे ही कोविड का लॉकडाउन हटने लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी चाइना पे निर्भर थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला चाइना को कि भाई अब लॉकडाउन हट गया है तो आप हमारे को सामान सप्लाई कीजिए.
तो चाइना ने बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया, आपको 6-8 महीने बाद देंगे। अब दोस्तों, एक कंट्री की इकोनॉमी को अगर 6-8 महीने का वेट करना पड़ जाए तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, क्योंकि इस सिनेरियो में कंट्री की इकोनॉमी कैन गो इनटू अ रिसेशन। तो चाइना ने क्या करना शुरू किया? चाइना ने जो फिनोमेना शुरू किया वो ये किया कि उसने सिलेक्टिवली डिसाइड किया कि मैं किसको सप्लाईज दूंगा और किसको नहीं दूंगा। एंड इसको हम बोलते हैं जो एक फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। तो चाइना ने क्या करा दोस्तों? दे ट्राइड टू वेपनाइज द सप्लाई चेन्स। चाइना ने ये बोला कि भाई मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा कि तुम्हें सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में तो था कि भाई फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा पूरे वर्ल्ड में, बॉर्डरलेस वर्ल्ड होगा पूरा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कई देशों ने, जिसमें से एक हमारा देश भारत था, जिसने ये चीज़ डिसाइड करी कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, द आत्मनिर्भरता दैट वी टॉक अबाउट टुडे is very different from the आत्मनिर्भरता that we talked about at the time of independence। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये था कि हम आत्मनिर्भर इसलिए बनेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी कंट्री वर्ल्ड की हमें कॉलोनाइज करे, क्योंकि अगर हम किसी पे अब इंडिपेंडेंट होने के बाद डिपेंडेंट हो गए तो वो कंट्री कल को हमारे ऊपर आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है। लेकिन आज की डेट में जब हमने ये बात करी कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं दोबारा, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं दोबारा, तो इस आत्मनिर्भर बनने का कॉन्टेक्स्ट था वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स बाय चाइना। तो यहाँ पर अब नज़रिया ये है कि हम एक ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन करेंगे। हम उन कंट्रीज से एंगेज करेंगे जो एक ट्रस्ट के तहत दूसरी कंट्री के साथ एंगेज करती है। दोस्तों, जो आज का आत्मनिर्भरता हम बोल रहे हैं वो आत्मनिर्भरता हमें सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहा है, बट जो आज का आत्मनिर्भरता हम बोल रहे हैं दैट आत्मनिर्भरता इज़ नॉट दिस कि हम भाई किसी से एंगेज नहीं करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आज का आत्मनिर्भरता ये बोलता है कि हम हर एक कंट्री से एंगेज करेंगे प्रोवाइडेड वो कंट्री सप्लाई चेन्स को वेपनाइज ना करे, प्रोवाइडेड कि वो कंट्री ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करे और लोगों को ट्रस्ट करे। तो आत्मनिर्भर भारत का जो आज की डेट में कॉल है, ये आज की डेट का कॉल प्लीज़ याद रखिए, इट इज़ नॉट टेकिंग अस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन को निगेट नहीं कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉल है वो सिर्फ ये बात बोल रहा है कि हमें ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करना है। और ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें उन्हीं कंट्रीज़ के साथ एंगेज करके सेल्फ रिलायंट बनना है जो कल को कभी वेपनाइज सप्लाई चेन्स को ना करें। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के तहत हमारा जो एटीट्यूड था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसका जो पैरेलल मैंने आपके साथ ड्रॉ किया विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट डे आत्मनिर्भर स्ट्रैटेजी, वो आपको क्लियर हो गया होगा। We will continue from here in the next video. Thank you.